तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए टारगेट विद पीएस परिहार टीम की तरफ से एक बैच लॉन्च किया जा रहा है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें क्या-क्या चीजें मिलेंगी आप लोगों को। नाम है लेखपाल गारंटी सिलेक्शन बैच 2025 और टॉपर्स की टीम है यहाँ पर अभिषेक सर, तौफीक सर, विकास सर, बहुत सारे लोग और खुद मैं भी रहूं। सारी पढ़ाई ऑनलाइन होगी। सिलेबस के अनुसार सभी विषयों की पीडीएफ आप लोगों को दी जाएगी। जो नया वाला पैटर्न है, जो नया वाला सिलेबस है, आपको सारा सिलेबस दिया जाएगा और सभी विषयों की वीडियो क्लासेस भी मिलेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहेगा। अगर किसी टॉपिक पर कोई डाउट हो तो आप लोग उसे क्लियर कर सकेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में प्रतिदिन 50 प्रश्नों के लाइव क्विज चलेंगे। संभावित जिस प्रकार के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पूछता है, जो यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न है, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्विज है वो चलेगी। और पर्सनल गाइडेंस एवं मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलेगा। अगर किसी विद्यार्थी को कंफ्यूजन है, कोई बात है, तो वो लोग विद्यार्थी जो भी हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी। लेखपाल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का विवरण सहित व्याख्या। तो लेखपाल के जो पुराने एग्जाम हुए हैं वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे। और यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न भर्तियों में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, यूपी स्पेशल के, कंप्यूटर के, जीएस वगैरह के, उन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं और सभी उनकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर ये एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है 7388458467। एक बार यहाँ पर ये ऊपर लिखा भी है, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है। आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, केवल व्हाट्सएप करना है। और इस पूरे बैच की जो फीस है वो रखी गई है 499 रुपए। और लगभग 4-5 महीने बाद आपकी परीक्षा होनी है। यूपी ट्रिपल एससी में अब यही है कि जो भी नोटिफिकेशन जारी होते हैं तो 5-6 महीने में वो एग्जाम करा लेता है। तो यही मान करके ये जो बैच वो बनाया गया है कि आपकी जो परीक्षा है वो मई में हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो आज मंगलवार था और मंगलवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग हुई। मीटिंग काफी देर तक चली। सभी जितने भी सदस्य थे आए थे, चेयरमैन भी आए थे, लेकिन कोई सार्थक चीज निकल करके नहीं आई। चूंकि नए चेयरमैन आए, जिस जिम्मेदारी के साथ में इनको भेजा गया है, सोचते हैं उस जिम्मेदारी को का जो निर्वहन है वो सफलतापूर्वक करें। अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग में बहुत ज्यादा दाग लगे थे, खासतौर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के और अन्य चीजों को लेकर के। तो शासन का जोर है कि परीक्षा जो हो वो शुचितापूर्ण हो, पारदर्शी तरीके से हो और डिजिटलाइजेशन हो। तो अब शिक्षा सेवा चयन आयोग नई परीक्षा एजेंसियां नई चीजें कर रहा है और इसको लेकर के जो आज मीटिंग हुई थी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि आज क्या क्या चीजें हुई हैं। ये देखिए, रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, भर्तियों के सभी चरणों के लिए बनेगा एसओपी। ये आज डेट पड़ी हुई है 6:44 में। आगे लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में, ये देखिए, बैठक में भर्ती प्रक्रिया को मानकीकृत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, तकनीकी उन्नयन पर जोर दिया गया। ये आज जो बैठक हुई कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी और मानकीकृत किया जाएगा हर चीज को, और सभी अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और आयोग भवन की मरम्मत के निर्णय लिए गए। और इसको लेकर के भी चेयरमैन अभी उस दिन बाहर आए भी थे, उन्होंने पूरा चेक वगैरह किया था। आयोग की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के एमओयू का परीक्षण भी किया जाएगा, यानी टेंडर निकाला जाएगा सुधार आदि को लेकर के जो भी चीजें होंगी। और आगे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक मंगलवार को हुई और इसमें प्रशासनिक और परीक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में आयोग के कार्यों को तकनीकी रूप से मैंने बहुत दिन पहले बताया था कि कोई भी चेयरमैन नया आएगा वो बिल अपने पे नहीं फाड़ेगा। ये जो भी गंदगी बीच में मची होगी, कुछ भी चीजें हुई होंगी, कितना भी चीज 90% हो गई हो, किसी परीक्षा की तैयारी हो, किसी विज्ञापन की तैयारी हो, लेकिन जब उसका रिजल्ट जारी होगा तो किस तरीके का रिजल्ट होगा, क्या चीजें की होंगी, तो कोई चेयरमैन आएगा तो वो ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेगा। सारी चीजें वो नई तरीके से करेगा, नए सिरे से करेगा, अपने तरीके से करेगा, क्योंकि जिम्मेदारी चेयरमैन की ही होती है। आपको पता होगा कि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग में पिछले दिनों क्या हुआ था और चेयरमैन ने क्यों इस्तीफा दिया था। इसके पहले जो चेयरमैन थी,
और इसीलिए फूक फूक के कदम ये उठा रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है कि भर्ती को मानकीकृत करने, पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। बार बार यही लिखा है। आयोग के उप सचिव और पीआरओ संजय कुमार सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में आयोग के पास उपलब्ध सभी पत्रावलियों और अभिलेखों के डिजिटलीकरण का निर्णय लिया गया है, जिससे रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे और कार्य निष्पादन में तेजी आएगी। और इसके साथ ही भर्तियों के प्रत्येक चरण के लिए मानक संचालन की प्रक्रिया एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यूपीटीईटी को लेकर के आज भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। मतलब परीक्षा तो नहीं होगी, लेकिन एक बार मुंह से बोल देते। और लिखा है कि परीक्षा नियंत्रक से अपेक्षा की गई है कि वह तैयार एसओपी आगामी बैठक में प्रस्तुत करें अगले मंगलवार को। इसके बाद परीक्षा संबंधी तिथियों के निर्धारण पर निर्णय लिया जाएगा। तो अगले बैठक में ही एग्जाम डेट पर निर्णय होगा। इसके अलावा आयोग की आवश्यकताओं के अनुरूप वर्तमान में विभिन्न एजेंसियों के साथ में किए गए एमओयू का परीक्षण किया जाएगा। जो अभी आगे के जो पहले टेंडर वगैरह हो चुके हैं उनका परीक्षण किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी विसंगति से बचा जा सके। और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एजेंसियों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत विज्ञप्ति जारी करके किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी विसंगति से बचा जा। आगे लिखा हुआ कि परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एजेंसियों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत विज्ञप्ति जारी करके किया जाएगा। आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कहा है कि आयोग के समान कार्यों के निष्पादन के लिए एजेंसी का चयन समयबद्ध रूप से करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि आयोग के भवन के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत, रंगाई पुताई, बस केवल यही चीज और यही जानकारी आज दी गई है। तो कुल मिलाकर के आपका जो टीजीटी पीजीटी है वो लंबा जा रहा है और ऐसा लग रहा है जो चीजें चल रही हैं कि आपका जो एग्जाम वो मई जून के बाद में होगा टीजीटी और पीजीटी का। यूपीटीटी के बारे में भी अब अगली बैठक में जानकारी मिलेगी और यूपीटीटी भी आपका मई जून के बाद में ही होगा, अभी नहीं होगा। हालांकि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यूपीटीटी हो जाए, उसके बाद में सुपर टीटी का रास्ता खोले। इसके लेकर के विद्यार्थी लगातार ट्विटर पर अभियान भी कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया आज की जो मीटिंग हुई थी उसका सार। अब हम लोग कुछ और चीजें देखते हैं। अगली सूचना है हाईकोर्ट की भर्ती की, और मैंने सुबह एक वीडियो भी बनाया था लगभग 11-12 बजे के आसपास, और आप लोगों को जानकारी, ये वो वीडियो है। मैंने आपको जानकारी दी थी कि आने वाली जो भर्ती है हाईकोर्ट की उसमें बम्पर पद रहेंगे। और ये देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआर नोटिफिकेशन, ये देखिए। और अप्रैल या मई के महीने में आपकी परीक्षा होगी। उसी क्रम में आप लोग ये पत्र भी देख सकते हैं, 22 नवंबर का पद है, पत्र है ये, और जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार की जो वैकेंसी होगी वो कितनी बड़ी होगी। यहाँ पर आरओ के पद दिए हुए हैं, वैकेंट पद 270, और एआरओ के जो पद हैं वो 257, और 250 जो पद हैं वो नव सृजित पद हैं। तो यहाँ पर जो नए पद का प्रस्ताव भेजा गया था शासन को, और शासन ने इसको मंजूरी भी प्रदान कर दी है। तो ये देख सकते हैं आप टोटल कितनी बड़ी भर्ती हो सकती है आपकी। हालांकि एआरओ में कुछ पद प्रमोशन के भी होते हैं, लगभग आधे, फिर भी लगभग जो पद हैं आरओ एआरओ की जो भर्ती होगी वो 600 के आसपास हो सकती है। और पूरी संभावना है कि फरवरी के महीने में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाए। सुबह की वीडियो में मैंने बताया था कि 15 फरवरी के आसपास हाईकोर्ट आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अगली सूचना है एलटी ग्रेड में टेट को लेकर के कल फाइनल सुनवाई है। आज भी सुनवाई हुई, महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी, और छात्रों की तरफ से अशोक खरे, तान्या मैम ने बहस किया, और आयोग से बार बार यही पूछा गया था कि नोटिफिकेशन में दिखाइए कि ये जो शिक्षक हैं वो किस क्लास के शिक्षक हैं। आयोग ये नहीं बता पाया अभी तक। जितनी भी बहस हुई है, किसी भी बहस में आयोग ये बताने में अक्षम रहा है कि ये जो भर्ती है वो कक्षा 9 और 10 की है। छात्रों का कहना है कि ये जो भर्ती है एलटी ग्रेड, ये लोग जो भर्ती कर रहे हैं ये लोग, ये 6 से लेकर के 10 तक की है। आज लगभग 1 घंटे जबरदस्त सुनवाई हुई, बहुत तगड़ी सुनवाई हुई, और इसको तुरंत कल, हालांकि आयोग कह रहा था कि 1 हफ्ते बाद की डेट लगा दी जाए। हम देखते हैं, कुछ करते हैं और हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि ये जो शिक्षक है वो 9 और 10 के लिए हैं। हमारे कुछ विद्यालय 9 और 10 के हैं भी। तो जज साहब का ये कहना था कि 9 और 10 के कुछ विद्यालय हैं जीआईसी, लेकिन जो जीआईसी कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के हैं, तो वहां पर 6 से 8 में कौन पढ़ा रहा है। और विज्ञापन में क्यों नहीं है, बार बार बात विज्ञापन पर आ रही थी। तो विज्ञापन में चूंकि लिखा नहीं है, सहायक अध्यापक केवल लिखा हुआ है। इस चीज को लेकर के बहस हुई। भर्ती आपकी एलटी ग्रेड की वैसे भी कोर्ट के अधीन चल रही है, और कल देखते हैं क्या होता है। कल लगभग हो सकता है कि कल फाइनल बहस हो जाए और कल कुछ बड़ा ऑर्डर देखने को मिले। और वहीं पर एलटी ग्रेड के एडमिट कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये भी संभावना है कि एलटी ग्रेड के जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों के जल्द जारी हो जाएंगे। मौनी अमावस्या महाकुंभ वाला मैटर ऐसा कुछ है नहीं, और ये वाला मैटर बड़ा है, जो टीटी वाला मैटर है। आयोग की पूरी तैयारी है एलटी ग्रेड एग्जाम को करवाने को लेकर।
वहीं पर एक और सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी कृषि से स्नातक हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से एक भर्ती आई है कृषि पर्यवेक्षक की, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती है। ये देखिए लिखा है कृषि पर्यवेक्षक, सीधी भर्ती 2026, 1100 पद हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 944 और अनुसूचित क्षेत्र में 156। राजस्थान से इसी तरीके से भर्तियां आती हैं, टीसीपी नॉन टीसीपी। कुछ प्रमुख बातें और भी देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली बात तो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है लोगों का कि अदर स्टेट के लोग आवेदन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। कुछ पदों पर आरक्षण नहीं मिले, फीस पूरी लगेगी और पहले ओटीआर करवाना होगा। ओटीआर करने के बाद ही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर भी दिए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर, आप लोग इनसे पूछ करके जो डाउट वगैरह है वो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, देख सकते हैं आप लोग कि राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं को इस भर्ती की प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का भर्ती माना जाएगा। तो जनरल के रूप में यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं अदर स्टेट के विद्यार्थी। नीचे यहाँ पर पदों का विवरण दिया हुआ है और उसके नीचे जो लिखित परीक्षा का प्रारूप वगैरह है उसके बारे में भी जानकारी दी गई और योग्यता के बारे में भी जानकारी दी गई। ये यहाँ पर योग्यता दी गई है, ये देखिए आप लोग, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। ये लिखा हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि उद्यान ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर उच्च माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक। तो अगर आपने एग्रीकल्चर से स्नातक किया और देवनागरी में हिंदी लिपि का ज्ञान हो, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो, और इसमें एक इंटरव्यू भी आगे परीक्षा के बारे में बताया गया, प्रक्रिया के बारे में, उसको हम लोग आगे देखेंगे। लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। 18 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की डेट इन्होंने पहले ही घोषित कर दिया है, 18 अप्रैल को ऑफलाइन एग्जाम होगा जो OMR बेस्ड ऑनलाइन से सब लोग छक गए हैं। ये है लिखित परीक्षा का प्रारूप, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। हिंदी आएगा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा, सस्य विज्ञान उद्यान की और पशुपालन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिकतम पूर्णांक 300 अंकों का हो और टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।